हेयर ट्रांसप्लांट कितने टाइप के होते हैं? हेयर लॉस 3 तरीके का होता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी कोई सोल्यूशन मौजूद है? एवरी सेकंड पर्सन इन इंडिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इज कोमॉर्बिड। 2 इंजीनियर्स जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, दे डिड नॉट गो टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर। यू नो, फॉर नेक्स्ट 7 days पेशेंट इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। एक कॉमन मैन कैसे अपने एंड पे चेक करे कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जा रहा है? प्रॉपरली ये देखो कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है भी या नहीं है। बैड ग्लू टू योर हेयर, दैट योर हेयर जो ओरिजिनल हेयर है वो तो और डैमेज हो जाता है। बात जब हेयर फॉल और हेयर लॉस की करते हैं तो उसका सोल्यूशन हम सोचते हैं कई बार कि हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए किया जाएगा, लेकिन क्या हो कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके मौत का कारण बन जाए। ऐसे ही कुछ हुआ कानपुर में, जहाँ पे 2 इंजीनियर्स की डेथ हुई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। अब इस वजह से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मानते हैं जिनको हेयर फॉल हेयर लॉस होता है। लेकिन अब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और किन्हें नहीं कराना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके सवालों के जवाब जानने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चांदनी मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर। हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से अभी करेंटली कानपुर में 2 लोगों की डेथ हो गई। और अभी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसके कहा जा रहा है, डॉक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। कोई कह रहा है उनको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन थी। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हेयर लॉस और हेयर फॉल आज की डेट में, अगर अडल्ट्स की बात करें वो छोड़ दीजिए, यंग एज में भी बहुत मैसिव हो रहा है। रीज़न? Hi, so the major reason for hair fall these days is stress. ओके। जो लोग बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, यू नो, फैमिली स्ट्रेस, पोल्यूशन, देर आर सो मेनी थिंग्स, दिस इज़ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अदरवाइज हेयर लॉस 3 तरीके का होता है। वन इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगेन विद द स्ट्रेस, आप खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हो, पोषण भी ठीक से नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी वजह से एक हेयर लॉस होता है जिसे बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। सो जब टीलोजन इफ्लूवियम होता है, सो दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, इस वजह से वो हेयर फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन जिसके लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सो यहाँ पे एक टर्म आई जेनेटिक। हेयर लॉस वेयर जेनेटिक्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें क्या है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री थी, अच्छा। प्रॉबेबली योर मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली और योर पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली, योर फादर, ग्रैंडफादर, यू नो, नाना, मामा, किसी को तो हेयर फॉल की हिस्ट्री रही। और वो जो आप एक टिपिकल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस देखते हो कि फ्रंटल से पीछे वर्टेक्स तक पूरा खाली है बाल, है ना, एंड साइड साइड में हेयर्स हैं, बेसिकली यहीं से ज़्यादा खाली हो जाता है। एग्जैक्टली। सो दैट इज कॉल्ड AGA। अब इन दैट केस थेरेपीज आर डिफरेंट, दैट हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज मेल हार्मोन इन द बॉडी, जिनको अगेन करेक्ट करने के लिए हम कुछ मेडिकेशंस देंगे पहले, उसके बाद वी गो टू हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट इफ वी टॉक अबाउट, इट्स द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनी ट्रीटमेंट। द थर्ड काइंड इज इम्यूनिटी बेस्ड, किसी की इम्यूनिटी ही बहुत हाइपर एक्टिव है बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। अच्छा। सो दीज आर द मेजर कॉजेज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। तो जैसे ही आगे का हिस्सा खाली होने लगता है, Exactly. लोग सीधा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ दौड़ते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी कोई सोल्यूशन मौजूद है जिससे लोग ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे हेयर वापस से रीग्रोथ हो सकते हैं? बिल्कुल, एज आई सेड, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट वे टू रीग्रो द हेयर। इससे पहले, सबसे पहले तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आ गया। मेडिकल मैनेजमेंट में यू कैन स्टार्ट ऑफ विद सम टैबलेट्स, जैसे कि मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही फेमस एंड कॉमन ड्रग है जो कि हेयर लॉस के लिए स्टार्ट की जाती है, एंड इट डज वर्क। इट इज़ द ओनली FDA अप्रूव्ड ड्रग। ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू सेव सम हेयर। अगर एकदम से शुरू होता है जब हेयर तो लॉस, इसको ऐसे ही ले सकते हैं स्टार्ट? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑफ द काउंटर, यू हैव टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन रेडी विद द डॉक्टर, बिकॉज इसके भी एक साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर आपको पहले से बीपी की शिकायत है और आपने मिनॉक्सिडिल ले लिया, तो अगेन आपके बीपी बढ़ने के चांसेस हैं। सो यू हैव टू गो टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर, गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड, एंड देन ओनली इफ दे राइट इट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन यू कैन टेक इट। ठीक है, सो फर्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट, देन सेकंड इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज PRP, अगेन दिस इज द FDA अप्रूव्ड मेथड, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी,
उसमें क्या होता है कि हम आपका ही ब्लड निकालते हैं, पेशेंट का ही ब्लड निकालते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में चलाते हैं और उसमें से प्लेटलेट्स सेपरेट करते हैं. अच्छा. एंड जब हम प्लेटलेट्स एक ब्लड कॉम्पोनेंट है उसको सेपरेट करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स. सो वी डायरेक्टली इंजेक्टेड ऑन टू द स्कैल्प. So once you inject it onto the scalp, the growth factors are released. They provide growth to the hair. अच्छा. Okay, so this is one way of treating the hair loss. Then stem cell therapy, you know, new treatments are coming up, exosome therapy. There's so many things available in the market apart from hair transplant. तो जैसे कि वापस से चलते हैं कानपुर वाले केस पे कि अब ये भी बताया जा रहा है कि वो लोगों को पहले से ही जिन 2 लोगों की डेथ हुई है उनको डायबिटीज़ की कंप्लेंट थी और मे बी हाई ब्लड प्रेशर की उनको कंप्लेंट थी. ठीक है, तो क्या कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उस केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, और अगर नहीं करवा सकते हैं तो क्या ऑप्शन है दे कैन ट्राई? Okay, so yes, hair transplant can be done in hypertensive and diabetic patient. There is no contraindication कि हम डायबिटीज़ है तो नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन है तो नहीं कर सकते. Every second person in India, especially I'm talking about India, is comorbid. So this is a kind of comorbidity कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है. The only important point is जो 2 इंजीनियर्स जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, they did not go to a certified doctor. That is the first most important point. If you are visiting a qualified dermatologist or if you are visiting a qualified plastic surgeon, ये situations नहीं आती. Because जब हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसका BP, शुगर, you know, एक प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम करवाते हैं टू सी कि इनकी क्या वैल्यूज़ हैं. देन वी गेट टू नो कि ओके दिस पेशेंट हैज़ दिस प्रॉब्लम. अगर उसको वो प्रॉब्लम है, सो वी टेक केयर ड्यूरिंग द सर्जरी दैट हिज शुगर्स आर अंडर कंट्रोल, देन ओनली वी टेक अप अ सर्जरी. रिसेंटली आई डिलेड अ केस फॉर अ वीक बिकॉज हिज शुगर्स वर हाई एंड आई नो हीलिंग नहीं होगी. इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. तो अगर डायबिटीज़ है ऑलरेडी और ज़्यादा है शुगर, तो क्या उस केसेस में आप लोग सर्जरी वगैरह अवॉइड करते हैं? If at the point of surgery, at the time of surgery, sugars are high, we start the patient, we take a medicine reference and we start the patient on anti-diabetic drug. Maybe इस patient did not know कि उसको diabetes है और हमने उसको बताया कि आपको diabetes है. So we start a medication, we wait for some time, let's say 10 days, 15 days, and then we take the case once the sugars are controlled. अगर आपने high sugar में surgery करी, then the patient might land up into infection. इन्फेक्शन होते ही ग्राफ्ट फेलियर होगा, जो ग्राफ्ट्स आपने लगाए वो सारे फॉल ऑफ हो गए, हेयर ट्रांसप्लांट इज अनसक्सेसफुल. तो क्या ये डेथ तक पहुंच इट जाती है? कैन लीड टू डेथ, यस. क्योंकि उस केस में भी यही हुआ था कि ब्रेन में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसप्लांट. सो हाउ दिस स्वेलिंग हैपेंस इज कि स्कैल्प की 5 लेयर्स होती हैं. अब उसमें एक स्किन हो गई, S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस. सो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है. अगर इन्फेक्शन हुआ हेयर फॉलिकल के थ्रू और वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में चला गया, सो दैट इज कॉल्ड द डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प. इट कैन लीड टू डेथ, फेटल डेथ्स. यू नो, द स्वेलिंग कैन स्प्रेड टू द फेस, अंडर आई, पूरा फेस स्वेल अप होकर, यू नो, इट कैन लीड टू सिस्टमिक फेलियर, इट कैन लीड टू मैनी अदर थिंग्स. सो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं काफ़ी. तो मतलब जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाए कोई एक कॉमन मैन जाए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो सबसे पहले उसे अपने एंड पे क्या चेक करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर वाज नॉट सर्टिफाइड मे बी, क्योंकि अगर डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो इट माइट बी अ रिस्क. तो एक कॉमन मैन कैसे अपने एंड पे चेक करे कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं? सी अगर किसी का इच्छा है कि उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, फर्स्ट थिंग इज दे शुड डू अ प्रॉपर रिसर्च. प्रॉपर रिसर्च इन अ वे कि डॉक्टर की डिग्री चेक करो, प्रॉपरली ये देखो कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है भी या नहीं है, उनके कुछ केसेस की पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर की चेक करो. इफ़ यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर, आस्क हिम क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन. बिकॉज इन स्मॉलर सिटीज़ में क्या देखती हूँ कि लोग डर्मेटोलॉजिस्ट ना होकर भी अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं. इवन इफ दे आर प्लेन, यू नो, UG डिग्री, दे विल जस्ट प्रिटेंड ओके आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट. That's not happening nowadays. I don't know why government is not passing such rules to stop such unqualified doctors to practice like a dermatologist or an aesthetician. Many doctors qualified in Ayurveda or in dental, they are, you know, posing themselves to be an aesthetician or a dermatologist. It's not so easy. You have to be properly qualified. Hair transplant, you don't even learn during dermatology.
You learn a bit of it. There are proper fellowships that has to be done after you take MD. So it is a long course. It is not so simple. तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो कंपलसरी हैं कराना? Compulsory. Okay, so compulsory is one, blood sugar, which I just told you. Your BP measurement is very important. Third most important test is ECG. Because अगर ECG नहीं हुआ, there are certain anesthesia drugs जो हम during hair transplant हम एक बहुत special kind of anesthesia देते हैं जिसे बोलते हैं tumescent anesthesia. So उस anesthesia को देते वक्त there are certain drugs जो कि cardiotoxic हैं. So वो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. तो ECG करना बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपके हार्ट में तो हमें तुरंत ECG देख के पता चल जाएगा. उसके बाद हमें सर्जरी करनी है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे. लोग आजकल जैसे स्पेशली मेंस जो बाल्ड हो रहे हैं काफ़ी, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब हमारी पर्सनालिटी ख़राब हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं. कई बार ऐसा देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ इश्यूज़ होने लगते हैं, फिर वो बाद में रिमूव करवा दिया जाता है. तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी ऐसे इश्यूज़ क्यों होते हैं कि वो रिमूव करवाना पड़ रहा है उनको हेयर, या फिर जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, करवाने के बाद कौन सी ऐसी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए स्पेशली? ओके, आई टोटली सेकंड यू. हेयर ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो बॉल्ड पेशेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिटीरिएट हो जाती है. सेल्फ कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है. बट येस, if they are planning to go for hair transplant, there are certain steps that has to be followed after the surgery. एक टर्म्स में हम प्रॉपर एक शीट देते हैं उनको, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपको क्या क्या करना है, एंड वी एक्सप्लेन दैम ऑल्सो. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर ब्लड मीठा है तो वहाँ बैक्टीरिया ज़रूर जाएगा, इन्फेक्शन होगा, फॉलिकल फेलियर होगा, ग्राफ्ट फेलियर होगा, इट विल फॉल. ओके. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको किसी भी तरीके का आउटसाइड इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है. ठीक है. वीव से बहुत दिनों तक ड्राइव नहीं करना है. फॉर नेक्स्ट 7 days पेशेंट इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव. ओके. पेशेंट इज़ नॉट अलाउड टू गो इन डायरेक्ट सन. डायरेक्ट सन की वजह से बच के रहना है. एग्जैक्टली. हीट से बचोगे तो ग्राफ्ट फेलियर नहीं होगा. स्वेटिंग ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. ऑल दीज थिंग्स. देन वी टेल द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल for next 3 weeks, avoid smoking for next 3 weeks. Again, these are stress factors, as I said. So these stress factors again can lead to graft failure. Okay. Patients wear surgical cap. Many patients who will go for hair transplant, they don't want the world to know that they have undergone a surgery, something called a cosmetic surgery. So they want to wear a surgical cap. अब उस सर्जिकल कैप को अगर आप बहुत विग्रेसली उतार रहे हो, पहन रहे हो बार बार, अगेन ग्राफ्ट फंस के बाहर निकल सकते हैं. देयर इज़ अ स्पेशल टेक्निक टू डू अ शैम्पू. So it is advisable कि third day of the surgery you have to come back to the hospital, get your shampoo done at the hospital and then go back. तो उसके बाद शैम्पू वगैरह सब चेंज हो जाता है? सब चेंज हो जाता है. There are mild shampoos, baby shampoos you can say, that we give to the patient. So there are certain steps. Heavy weight lifting is not allowed again. Gymming is not allowed, swimming is not allowed. For 3 weeks. एक certain time के लिए? Just for 3 weeks. अच्छा. तो हेयर ट्रांसप्लांट कितने टाइप के होते हैं? अगर बात करें FUE, what is FUE and what is FUT? So FUE is the newer method, is the most accepted method of doing hair transplant. It's called follicular unit extraction. Okay. So इसमें जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको हम पंचेस के द्वारा निकालते हैं. एक हमारी रेसिपिएंट साइट होती है, एक हमारी डोनर साइट होती है. तो हम ड्यूरिंग कंसल्टेशन ये देखते हैं कि पेशेंट की डोनर साइट कितनी बड़ी है. अगर अच्छी डोनर साइट है तो हम वहाँ से जाके FUE मेथड से पंचेस से फॉलिकल निकालते हैं. फॉलिकल निकालने के बाद डोनर एरिया में स्लिट्स बनाते हैं और स्लिट्स में वो लगा देते हैं. आजकल एक नया मेथड आया है, उसे बोलते हैं DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन. सो इन दैट हमें स्लिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम बिना स्लिट बनाए एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है, उससे होल करके सीधे हेयर इम्प्लांट कर देते हैं डोनर रेसिपिएंट साइट. अच्छा. ठीक है. वेयरएज FUT, उसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रिप निकालते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ योर स्कैल्प, फ्रॉम द डोनर एरिया. पूरी स्ट्रिप निकालते हैं जो कि स्कैल्प में काफ़ी डीप तक जाती है. एंड जब वो हील होता है तो वो एक स्कार के साथ हील होता है. तो इसलिए वो इतना एक्सेप्टेड मेथड नहीं है. इट्स एन ऑब्सोलीट मेथड. नोबडी डज इट नाउ. People can do it, but it is not acceptable by anybody because it is visible.
तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करवा सकता है rather than कोई वो मैन हो विमेन? Yes, yes, that is not a rule. Men, women कोई भी करवा जी, सकता है. विमेंस के केस में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर एक्सटेंशंस पर जाती हैं, ठीक है? तो एक्सटेंशंस क्या परमानेंट भी होते हैं? Yeah, there is something called they say permanent extension. तो permanent होता नहीं है because they add such a bad glue to your hair that your hair जो original hair है वो तो और damage हो जाता है. अच्छा. So there is something called long hair transplant. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये है कि आपको हेड शेव ऑफ कराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मेल्स में पूरा हेड शेव ऑफ करके हम FUE करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो FUE. फॉलिकल से ही बाल निकलेगा बट पूरी लेंथ निकलेगी. एंड जहाँ पर आप लगाओगे वो पूरी लेंथ का बाल आपका सामने आएगा, तो कभी आप ये नहीं पहचान सकते कि पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है. अच्छा. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मेथड बट इट इज़ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग. तो एक हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट करवाने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? पूरा दिन लग जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स. अच्छा, उसके बाद फिर कितनी बार सेटिंग्स रहती हैं कि हाँ अब आपको इतने दिन में आना है, इतने दिन में आना है? So there is no sittings in hair transplant. If it is till 3500 grafts, it is done in 1 day. If it is more than 3500 grafts, till 6000 or 7000, it is done in 2 days. Okay. So अगर सुबह let's say 9 o'clock surgery start हुई है, it will finish by 6 p.m. अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉमन ऐसे रिस्क, हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं मतलब जो बेसिकली बढ़ जाते हैं, जैसे किसी का BP हाई हो गया या फिर किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए? No, 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 not at all. There ऐसा is कुछ भी nothing नहीं like होता? that. जो पहले से है वही continue होगा. There will be nothing. It is not a major surgery per se. I will not call it a major surgery, and hence people have started doing it in salons also. So that's why I think that's the myth. But yes, there is a lot of science involved which people don't really follow. तो आप लोग कोई लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं, तो क्या लोकल एनेस्थीसिया के कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? लोकल एनेस्थीसिया के ही मेन साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बाद में आते हैं. और वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो लोकल एनेस्थीसिया में एक बहुत मेजर ड्रग यूज़ होती है जैसे लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन. सो ब्यूपिवाकेन इज़ अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग. अच्छा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ECG कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ ECG इज़ नॉट डन देन इट कैन लीड टू कार्डियोटॉक्सिसिटी, हार्ट फेलियर. सो यही एक मेजर साइड इफेक्ट है जो हो सकता है आफ्टर एनेस्थीसिया. रेस्ट नंबनेस रह सकती है पेशेंट को 15 दिनों के लिए. अच्छा. कभी कभी वैसे तो 3 days तक ही होती है बट समटाइम्स इट मे एक्सटेंड टू 15 days, बट विच इज़ नॉर्मल. इट विल गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट. तो क्या जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तब क्या डाइट में भी कोई चेंज आता है? There is no change in the diet. In fact, during the OT, we give patient the lunch break. Patient will go, eat and come back. चाहे वो कुछ भी खा सकते हैं? हाँ, he can have his proper meal. There is no restrictions in that. कौन सी उम्र के बाद? देखिए अब तो बहुत छोटी छोटी एज में भी हेयर लॉस, हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन पहले ये नहीं होता था. जब आपकी एज हो रही होती थी, आपके हेयर लॉस हो रहे होते थे, आपके ग्रे हेयर हो रहे होते थे, वाइट हेयर हो रहे होते थे, तो लेकिन अब क्या है, कम उम्र से ही लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं. और आपने बताया कि उसके पीछे रीज़न क्या है. तो अभी जैसे एक एज नहीं हो रही है, अगर विमेंस की बात करें स्पेशली आफ्टर बेबी, उनका हेयर लॉस होना बेसिक हो गया है, कॉमन है कि डिलीवरी के बाद बेबी होता है तो आपके हेयर फॉल हो जाते हैं. लेकिन अगर बोलें कि पहले से ही प्रिकॉशन ले लिया जाए कि आगे जाके वो दिक्कत ना हो, तो वो क्या है? So, we'll talk about two. One females and one males. So females में आफ्टर प्रेगनेंसी जो हेयर फॉल होता है उसको बोलते हैं postpartum hair loss, which is after delivery. That is inevitable. Okay, you can't control it whether you take as many nutrition you can, because in pregnancy सारी females nutrition rich diet ही लेती हैं, no matter what. You know, they take iron, vitamin D, everything. But still it happens because there is a sudden shift. आप अपनी body में एक baby को जन्म देने वाले हो तो आपकी सब चीज़ें double हो जाती हैं requirement. As soon as the baby is out, requirement half हो जाती है. Although after pregnancy, after delivery also, it's important that you continue with your iron and vitamin D supplements. That can, you know, subdue your hair fall. But hair fall तो होगा ही. हो गई. लेकिन इसकी अच्छी बात ये भी है कि इस हेयर फॉल के बाद हेयर वापस आ जाते हैं. पर ये लॉस लॉन्ग टर्म तक चलता है ऐसा? It can go up to 6 months. जस्ट? Yeah, just 6 months, not more than that. तो उससे ज़्यादा नहीं चलता? नहीं नहीं नहीं. और किसी को ये हो कि आफ्टर डिलीवरी 1 साल तक चल रहा है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? So it's mainly nutritional deficiency only, or maybe the person has some component of AGA again. आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो जेनेटिक हेयर लॉस की, तो वो एक अगर कंबाइंड फैक्टर है तो इट कैन be prolonged up to 1 year also.
1.5 year also. अच्छा, अगर मेल्स की बात करें तो? इन मेल्स जो मेजर प्रिकॉशंस आप ले सकते हो वो ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है हेयर लॉस की, आपने अपने फादर को देखा है, दादा को देखा है, यू नो, in that case you should always and always be taking supplements, hair supplements, at least biotin rich supplements, so you can start at your own end. वो तो आप शुरू कर ही दो. एंड अगर आपको हेयर लॉस दिखना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं, देन प्लीज स्टार्ट विथ PRP. ओके, आई वुड रेकमेंड कि इन यंगर एज, क्योंकि हेयर लॉस हो ही रहा है अभी एक पॉइंट तक, हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं. Rather than we should control with a conservative method like PRP, like exosomes, you know, there are so many other treatments. आप उनको करवाएं, उनको करवाने के बाद जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तब एक स्पेशल ड्रग होती है विच इज़ कॉल्ड फिनास्टेराइड, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, उससे हेयर फॉल एकदम से अरेस्ट होता है, अच्छा हो जाता है. बट वो हम बिफोर फैमिली प्लानिंग नहीं दे सकते बिकॉज इट उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं. डाइट वगैरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. Diet plays a major role. It's the hair fall happens mainly due to iron deficiency. So green leafy vegetables, you know, colored vegetables, vitamin rich diet, mineral rich diet is important. तो बहुत सारे लोग जैसे जब हम हेयर लॉस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है होम रेमेडीज़. देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग. अब मे बी हो सकता है वो मिथ हो या फिर किसी का टेस्टेड एंड ट्रायल हो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये प्रिटेंड करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किया और उनका हेयर लॉस बंद हो गया, हेयर फॉल रुक गया. तो क्या कोई एक्चुअल में होम रेमेडी है टू स्टॉप हेयर फॉल? सो होम रेमेडीज देर आर नॉट मैनी, बट येस एक स्पेशल होम रेमेडी जिसे उसका बोलते हैं अनियन का जूस, प्याज का रस, दैट रियली हेल्प्स. दैट यू कैन अप्लाई, बट अगेन इट्स एन इरिटेंट. अगर वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया तो स्किन बर्न होने के चांसेस. अच्छा, तो वो सिर्फ ऐसी अनियन का जूस ऐसी लगा लो विदाउट किसी चीज़ के? सो आप बिना किसी चीज़ के अनियन का रस निकाल के रात के समय या दिन के समय लगाएं, लेकिन विद इन हाफ एन आवर हेड वॉश कर लें. विद इन हाफ एन आवर, बिकॉज अगर आपने उसे ज़्यादा छोड़ा तो स्किन बर्न होने के चांसेस भी हैं. इट इज़ अ स्कैल्प इरिटेंट, सो इट कैन ग्रो हेयर जहाँ पे हेयर नहीं है. इसके अलावा देर इज़ नो अदर होम रेमेडी. जो लोग सोचते हैं ये तेल लगा लो, तेल से बाल आ जाएंगे, किसी तेल से बाल नहीं आएंगे. ट्रीटमेंट बहुत ट्रेंड कर रहा था बीच में कि कोकोनट ऑयल को कड़ी पत्ते में पका के और कुछ कुछ और चीज़ें डाल के उसे रख लो और फिर उसको यूज़ करो, दे हेल्प. नथिंग विल हेल्प. सो हेयर ऑयल्स का भी एक बहुत बड़ा मिथ है. पेशेंट्स आके सबसे पहले यही पूछते हैं हम तेल लगा सकते हैं? तेल लगा सकते हैं पर तेल नहीं लगाना है. तेल इज ओनली यूज फॉर कंडीशनिंग योर हेयर. जो आप हेयर कंडीशनर्स लगाते हैं ना शैम्पू के साथ, इट इज दैट इन अ पहले ऑयल तो फॉर्म. बहुत यूज़ होता था, मतलब हेयर ऑयल वी यूज टू यूज़ हेयर ऑयल्स कि कोकोनट ऑयल लगा लो या आमंड ऑयल लगा लो. It will keep your hair soft. It will keep your hair conditioned. It's the only natural conditioner available. You know, otherwise you can use the same conditioner जो shampoo के साथ आप लगाते हो. There is no role of hair oiling in hair growth. Only yes, the only role of hair oil is कि जब आप मसाज करते हो, what you call as चम्पी, जब आप हेयर चम्पी करते हो ना तो स्कैल्प पे मसाज होती है एंड उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है. दैट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ, बट इट्स नॉट द हेयर ऑयल. आप बिना तेल के ऐसे मसाज कर लो तो भी हेयर ऑयल. अगर हम बात करें जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम धूप जो है सर पे एकदम चुभने लगी है, तो और स्वेटिंग भी अलग ही नेक्स्ट लेवल पे होती है और आई गेस कि उसकी वजह से डेंड्रफ भी ज़्यादा हो जाता है ना. तो डेंड्रफ से बचने के लिए कोई ऐसा होम रेमेडी है वी कैन ट्राई एट होम? So मैंने भी सुना है ये. I have not seen results with any home remedy till now, but yes, people do दही में नींबू डाल के they apply on their scalp and they say कि results आ जाते हैं. But I have never tested it. Being a doctor, I prefer giving anti-dandruff shampoo or a medicine if it is a severe fungal infection. Hair dandruff is a kind of an infection, fungal infection. तो अगर हम किसी भी दुकान में जाके एंटी डैंड्रफ शैम्पू किसी भी कंपनी का ले लेते हैं तो वो काम करेगा? It has to have a special ingredient called ketoconazole. अच्छा. So अगर वो है उसके अंदर तो वो काम करेगा. अच्छा. वरना नहीं करेगा. अच्छा, अगर किसी शैम्पू में ये जो आपने बताया इंग्रेडिएंट ये होगा तो they'll work? They should work. There are other ingredients also. This is the basic one I'm saying, which is available easily. अच्छा. So everyone to watch. So yeah. अब जब ऑयली हेयर हो जाते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, हाउ टू प्रिवेंट?
ऑयली हेयर ड्यूरिंग समर सीजन यू शुड टेक हेयर वॉश एवरी ऑल्टरनेट डे। ऐसा नहीं बोलते हैं हफ्ते में 2 बार बाल धोने चाहिए? हफ्ते में 3 बार बाल धोने चाहिए, बिकॉज अगर आप तेल लगाए हुए हो या हेयर पे ऑयल ज़्यादा आ गया है, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है स्कैल्प की ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की, इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल ऑयल, इट इज़ योर ओन टेंडेंसी टू क्रिएट मोर ऑयल. सो इन दैट केस यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डस्ट वंस यू आर गोइंग आउट. गर्मियों में लू भी चलती है, धूल भी उड़ती है, सो वो धूल जाके आपके स्कैल्प पे सेटल हो जाती है. सो यू शुड वॉश योर हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे. अच्छा, वापस से हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मैं आऊँगी और एक सवाल जो रह गया है वो पूछूंगी कि वो कौन सी एज है जहाँ पे आपको, जैसे अब तो बहुत जल्दी हेयर लॉस हो जाता है, लेकिन कौन सी एज में सेफ माना जाता है हेयर ट्रांसप्लांट कराना? Hair transplant is safe after 25 years of age अच्छा. till the age of 70. It's a huge window. Okay, it is safe. There is no problem. But yes, we prefer कि जो 25 साल वाला इंसान है अगर वो मैरिड है तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो. अच्छा. Because there are certain drugs that we want to give. And वो drugs we do not prefer to give if the family is not complete. And वो सारी drugs ना long term चलती हैं. Let's say 6 months to 9 months चलाना चाहते हैं हम उन दवाइयों को. सो ऐसा नहीं है कि 25 साल वाले या 21 साल वाले आके हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते. दे डू इट, बट इट्स ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो. वी इवैल्यूएट द पेशेंट एंड देन वी डिसाइड. तो क्या जो भी आप ड्रग्स देते हैं, जैसे कि अभी आपने यू मेंशन कि उसकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, तो क्या वो जो ड्रग्स हैं उनकी स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन भी कर सकते हैं, यू नो, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी भी कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी अदर साइड इफेक्ट्स दैट कैन हैपन ड्यू टू दोज ड्रग्स. Either if we do it in a young patient, if he is really keen on getting it done, कि नहीं मुझे तो कराना ही है, तो in that case हम वो ड्रग नहीं देते. But in that case फिर रिजल्ट्स थोड़े से तो चेंज होंगे, बिकॉज वी वांट कि अच्छा रिजल्ट आए. तो फिर हमें वी ट्राई कि हम 25 साल के बाद या जब पेशेंट की शादी हो गई, अब तो एज भी लेट होने लग गई है शादी की. 25 तो इज नो एज टू गेट मैरिड दीज डेज. वो जमाना चला गया. सो 30 years के बाद ही करते हैं यूजली लोग. So we evaluate the patient and then accordingly we do it. There are many evaluation points during our consultation that we decide कि इसका क्या करना है. अगर विमेंस पे आए तो विमेंस के जो हेयर लॉस है बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ से गायब होना शुरू होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एरिया वाई? क्योंकि ये तो मतलब क्योंकि अगर यहाँ से बाल चले गए तो आप ख़त्म हो, ख़त्म. तो यहाँ से सबसे पहले बाल क्यों जाते हैं? As I said, there are 3 kinds of hair fall. This particular kind which happens in female is called telogen effluvium. Okay. Now जो आप बात कर रहे हो आगे से ही जाने वाली, किसी भी फीमेल को अगर टीलोजन इफ्लूवियम के साथ AGA हो रहा है, दिस इज AGA का पार्ट. इसको बोलते हैं काउ लिक. ऐसा लगता है जैसे काउ लिक करके चली जाती है ना, तो वहाँ के ये आपकी सेंटर पार्ट वाइडनिंग होने लगती है. सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ AGA विद टीलोजन इफ्लूवियम. उसमें क्या होता है, बाल पूरे सर से गिरते हैं कहीं कहीं से, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला होता है. उसमें कोई फिक्स जगह नहीं होती कि आगे से ही जाएंगे, पूरे स्कैल्प से जाते हैं. ठीक है. AGA में पर्टिकुलर स्पेस से जाते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर लॉसेज. मेल का हमें स्केल अलग होता है मेजर करने का कि AGA का कौन सा ग्रेड है इसको. फीमेल्स का ग्रेड अलग होता है, इसे लुडविग स्केल बोलते हैं. अच्छा. तो उसमें हम देखते हैं ग्रेड 1 है कि 2 है कि 3 है. ठीक है. सो ऐसे उसको बोलते हैं फर ट्री पैटर्न अपीयरेंस हो जाता है. जैसे फर ट्री की ब्रांचेस होती है ना, सेंटर पार्ट वाइडनिंग होती चली जाती है और फर ट्री पैटर्न बन जाता है. सो इसका कोई वाई नहीं है, दिस इज हाउ इट इज हैपेंस इन अ फीमेल. तो क्या ये वापस से ठीक हो जाता है? ये ठीक हो जाता है, बिल्कुल. इट कैन बी ट्रीटेड. तो ये डॉमेट के पास जाने के बाद ही ठीक होगा? बिल्कुल, घर पे बैठे बैठे नहीं होगा. यू हैव टू गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर. बिल्कुल ठीक हो जाता है. जो कॉमन पीपल हैं, जो मतलब मीडियम लेवल के लोग हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लगता है ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्हें कराना भी है, और वो जाते हैं छोटे मोटे क्लिनिक्स या सैलून में चले जाते हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट का क्या पेमेंट रहती है, मतलब उसका क्या चार्जेस रहते हैं, क्या वो अफोर्डेबल है एक कॉमन मैन के लिए या नहीं? सो इसका आंसर मैं आपको एक अलग तरह से देना चाहूँगी. हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क. कोई एक डॉक्टर पूरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता. सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 6-7 बजे तक जो सर्जरी चलने वाली है वो एक जना तो नहीं कर सकता. इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क. यूजली टीम में होते हैं 4 से 5 लोग. ठीक है. उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो डॉक्टर के हैं, कुछ स्टेप होते हैं जो टेक्नीशियन के हैं, कुछ स्टेप कुछ स्टेप एनेस्थेटिस्ट के हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
जो भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं अपना, वो ये ज़रूर देखें कि उस हॉस्पिटल में आईसीयू बैकअप है या नहीं है, एनेस्थेटिस्ट है या नहीं है। ओके, सो अगर इतने सारे लोग एक टीम में होंगे तो आई एम श्योर उनका पेमेंट भी जाएगा काम करने का। हैंस हेयर ट्रांसप्लांट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, इट इज़ नेवर वेरी चीप। छोटे छोटे सेंटर्स में क्या होता है, डॉक्टर होता ही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ डन बाय थेरेपिस्ट, और मेरे ख्याल से उसके बाद ये कानपुर जैसे केसेस सामने आते हैं। एग्जैक्टली, थेरेपिस्ट बैठ जाते हैं, डॉक्टर डमी होता है, डॉक्टर विजिबल ही नहीं होता सीन में कहीं भी, एंड उन लोगों का पेमेंट उतना होता नहीं। दे चार्ज समवेयर बिटवीन यू नो व्हाट, फिर 5-10,000। तो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट 50,000 में भी पेशेंट आपसे करा लिया, पेशेंट ने सोच के कि 50,000 में मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, तो भी उस क्लिनिक को फ़ायदा ही है, बिकॉज उन्हें पेमेंट तो बहुत ज़रा सी करनी है, उन्हें तो मिलनी है। ऐसे ही बड़े हॉस्पिटल्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर विल नॉट वर्क फॉर लेस मनी। See, doctors per se are not working for money. It's not about money all the time. But yes, the procedure takes a lot of, you know, it's time consuming. It takes your expertise. एक एक बाल निकाल के एक एक बाल लगाना, it's not easy. माइक्रोस्कोप में पूरे दिन बैठे रहना. Hence the procedure is little expensive because of the team. And costing somewhere around starts from 1 lakh, extends up to 2.53 lakhs. हाँ, in a good center. ओके, अपने गुड सेंटर की बात करी तो जैसे बात करें कि कोई एक पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में जा रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, अगर वो वहाँ जा रहा है तो वो कौन सी बेसिक चीज़ है जिसको वो नोट डाउन कर सकता है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ? They should definitely ask for ICU backup. उस हॉस्पिटल में ICU बैकअप है या नहीं, बिकॉज अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त कोई भी दिक्कत हो गई, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो एटलीस्ट वहाँ पे और स्पेशलिस्ट तो होने चाहिए ना जो बैकअप ले लें और आपको डील कर लें उस वक्त। एनेस्थीसिया के किसी ड्रग से एलर्जी होने लग गई, एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया, तो इन सारी चीज़ों के लिए टीम होती है डॉक्टर्स की, वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेफिनेटली यू विल सी कि डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है, यू हैव टू सी दिस। इसके अलावा कोई भी और स्पेशलिटी हेयर ट्रांसप्लांट करने के योग्य नहीं है। प्लीज़ चेक दीज एंड देन ओनली प्रोसीड फॉर द सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर चांदनी। डॉक्टर चांदनी ने बताया कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएं तो आपको किन बेसिक बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं रिस्की तब हो जाता है जब आप अपने खुद के एंड पर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखते। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो भी डॉक्टर चांदनी ने बताया उन बातों को ध्यान पे रखिए। आपकी जो भी क्वेरी है या फिर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।